ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो ली जिन को देखते हैं, जो कि ली फैमिली का बड़ा बेटा होता है, जो बिल्डिंग पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और उसने रेड और ग्रीन कलर के सॉक्स पहने हुए थे। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन लिंजी आ जाती है और कहने लगती है कि अब मुझसे ये दुख और झेला नहीं जाता। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिंजी एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर, एक अच्छी मॉडल और लिन ग्रुप की सीईओ भी थी, जिसने लिन ग्रुप को बहुत ही कम एज में एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी एक एक्सीडेंट के दौरान वो अपनी आंखें खो देती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और लिंजी यही सब बड़बड़ा रही होती है और जुन उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी लिंजी को कॉल आता है, जो उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो लिंजी कहने लगती है कि तुम ही मुझसे शादी करने के लिए भीख मांग रहे थे। तो वो बंदा कहता है कि पहले बात अलग थी, लेकिन अब तुम अंधी हो चुकी हो और एक अंधी से कौन ही शादी करेगा भला। जो सुनकर लिंजी थोड़ा दुखी हो जाती है और वो अपने हाथों को हवा में उठाते हुए आगे बढ़ने लगती है। जुन उसे पकड़ लेता है। लिंजी जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जुन कहता है कि अगर तुम नीचे कूद गई तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। लिंजी कहती है कि मेरी आंखें खराब हुई है, दिमाग नहीं। मैं कूद नहीं रही थी, मैं तो बस हवा खा रही थी। दोनों बातें कर रहे थे। जुन कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लिंजी कहती है कि तुमने भी। तभी जुन को उसके डैड मिस्टर ली का कॉल आता है, जो उससे कहने लगते हैं कि तुम शादी कब कर रहे हो। जुन कहता है कि मैं किससे शादी करूं और कॉल कट कर देता है। तभी लिंजी उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारी फैमिली शादी के लिए फोर्स कर रही है। तो वो हाँ कहता है। लिंजी कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जुन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। लिंजी कहती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। जुन को थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन उसे उसकी बात काफी इंटरेस्टिंग लगती है कि ये शादी के लिए 5 मिलियन क्यों दे रही है। लिंजी कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, हम पार्टनर होंगे। तो जुन कहता है कि ठीक है, फिर तुम पछताना मत। वो कहती है कि मैं नहीं पछताऊंगी। तो जुन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों की ही अपनी अपनी मजबूरी होती है। लिंजी को ये शादी इसलिए करनी थी क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी उसे तभी मिलेगी जब वो शादी करेगी, और जुन को उसके डैड ने कहा था कि वो शादी के बाद ही फ्रीली अपनी लाइफ जी सकता है। अब मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद लिंजी जुन को 5 मिलियन देने लगती है, तो जुन उसे मना कर देता है और कहता है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं ले लूँगा, और अपना फ़ोन नंबर उसके इमरजेंसी में सेव कर देता है। लिंजी कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड कैसा दिखता है, और उसे टच कर महसूस करने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लिंजी घर पहुँचती है, जहाँ पर वो अपने मॉम और अपने स्टेप ब्रदर को आवाज़ लगाने लगती है। यहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर ने उसकी मॉम को मार दिया होता है और अपने डैड मिस्टर जैंग को भी चुप रहने के लिए कहता है, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाने लगता है। लिंजी पूछने लगती है कि ये स्मेल कैसी आ रही है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिकन बना रहा हूँ, और उसे रूम में छोड़ आता है। उसके जाने के बाद वो नोटिस करती है कि उसके हाथ पर ब्लड लगा हुआ है, लेकिन तभी उसे कोई हिट करके बेहोश कर देता है और उसे ज़मीन में काट देता है। इधर जुन जा रहा था, तभी उसे उसके घर से कॉल आता है कि अब तुमने शादी कर ली है तो अपनी वाइफ को घर ले आओ, ज़रा हम भी तो देखें। तो जुन ओके कहता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो उसके पास चले जाता है और उससे पूछता है। तो वो आदमी कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी कार पार्क की थी। जुन कहता है लेकिन ये प्राइवेट पार्किंग है। तो वो आदमी कहता है कि मैं गलती से आ गया और वहाँ से भागने की कोशिश में था, लेकिन जुन उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें किसने भेजा है, और उसे चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे लिंजी का मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। जो देखकर वो हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि लिंजी कहाँ पर है। तो वो आदमी कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ सिरेन के कहने पर किया है। इधर लिंजी वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो कहने लगती है कि इतना अंधेरा क्यों है और मैं कहाँ पर हूँ। उसे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही होती है। तभी वह जून को मिल जाती है। लिंजी काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, तो जून उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उसे खुद के साथ घर ले जाता है और उसे बताता है कि ये मेरा घर है, अब से तुम यहाँ पर रहोगी। लिंजी कहती है कि ठीक है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। खाना खाने के बाद जून लिंजी को उसका रूम दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साइड वाले रूम में ही हूँ, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। तो लिंजी कहती है कि हमारी तो शादी हो चुकी है ना, तो हमें तो एक ही रूम में रहना चाहिए। जून बताता है कि हमारी फ्लैश मैरिज हुई है। जो सुनकर लिंजी को कुछ समझ नहीं आता और वो कहने लगती है कि मुझे अकेले में और अंधेरे से डर लगता है। तो जून हंसने लगता है कि तुम्हें ब्लाइंड होकर भी अंधेरे से डर लगता है। लिंजी कहती है कि हाँ, थोड़ा फनी है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। पूछने लगती है तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है। तो वो पूछने लगता है कि क्यों। तो वो कहती है कि ये तुम्हारा घर है, तो तुम बेड पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊंगी, लेकिन मुझे अकेले नहीं सोना। जुन कहता है कि तुम चिंता मत करो और बेड पर सो जाओ, मैं तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखूंगा, जब तुम खुद को प्रोटेक्ट करने में एबल हो जाओगी तब भी। लिंजी उससे प्रॉमिस लेती है। इधर वही आदमी जाकर सिरेन को बताता है कि जब मैं उस जगह पर गया जहाँ पर मैंने लिंजी को दफनाया था, तो वहाँ पर कोई नहीं था। सिरेन कहता है कि वो कहाँ चली गई, ढूंढो उसे और जून पर भी नजर रखो। नेक्स्ट मॉर्निंग जून लिंजी के लिए खाना बनाता है, लेकिन सारा खाना जल जाता है। लिंजी टेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो टेस्ट भी नहीं करवा पाता और बाहर से खाना ऑर्डर करता है, जो कि लिंजी को काफ़ी पसंद आता है। अब उसने लिंजी को बोल दिया था कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, तो उसे झूठ बोलना पड़ता है कि ये खाना मैंने ही बनाया है। तो वो कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, फिर तो हमें कभी भी बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेचारा थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है। लिंजी कहने लगती है कि तुमने खाना बनाया है तो मैं बर्तन साफ कर दूंगी, लेकिन जून उसे मना कर देता है कि तुम आराम करो, ये सारे ही काम मैं संभाल लूँगा। जिसके बाद वो लिंजी को घुमाने ले जाता है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करवाता है, जिससे लिंजी बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं उन दोनों पर कोई नज़र रखे हुए था।
जिसके बाद लिंजी उससे पूछती है कि तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम काम क्या करते हो। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरी सैलरी बस 3,000 है। तो लिंजी कहती है कि जब मुझे सब कुछ याद आ जाएगा तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। जिसके बाद जुन उसे घर में घुमाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लिंजी को खुली खुली हवा से महसूस होता है कि उसका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विलेज एरिया में है इसलिए तुम्हें इतनी अच्छी हवा लग रही है और ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अब बेचारी लिंजी को कुछ दिखाई तो देता नहीं था तो वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। लिंजी को अभी तक भी कुछ याद नहीं आया था तो वो थोड़ा टेंशन में होती है कि इतने दिन हो गए और मुझे अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। वो वॉशरूम ढूंढ रही होती है। वॉशरूम में ऑलरेडी जुन होता है जिसके ऊपर वो गलती से गिर जाती है, जिससे दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं और लिंजी उससे सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जुन अपनी कार में बैठता है तभी उसका असिस्टेंट वैंग उससे कहता है कि आप ऐसे ही गार्ड होने का नाटक कब तक करते रहेंगे। तो जुन कहता है कि मैं उसको अपनी रियल आइडेंटिटी बताकर डराना नहीं चाहता और पूछता है कि मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहा था वो किया कि नहीं। तो वैंग उसे एक फाइल देता है और लिंजी के बारे में बताने लगता है कि ये एक फेमस मॉडल है और लिन ग्रुप की सीईओ रह चुकी है, लेकिन कुछ दिनों पहले उनके घर में कुछ मर्डरर्स ने आकर इनकी मॉम मिस्टर लिन को मार दिया और स्टेप फादर मिस्टर जेंग पर भी अटैक किया गया जो अभी कोमा में है। और अभी लिन ग्रुप का सीईओ मिस्टर जेंग का बेटा यानी कि लिंजी का स्टेप ब्रदर सीरेन है। तो जून कहता है कि सीरेन के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करो। वही दूसरी तरफ सीरेन लिंजी के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लिंजी कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सीरेन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, चलो अपने घर चलते हैं। लिंजी कहती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अगर मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर नहीं मिली तो वो टेंशन लेगा। सीरेन उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड ली जुन है जो कि ली ग्रुप के प्रेसिडेंट का बेटा है और बहुत ज़्यादा अमीर है और लिन ग्रुप का राइवलरी है। लेकिन लिंजी उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड एक सिक्योरिटी गार्ड है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सीरेन उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। इसी चक्कर में उसके हाथ का पॉट गिरकर टूट जाता है और उसकी छड़ी भी वहीं रह जाती है। जब जुन घर पहुंचता है तो वो उस टूटे हुए पॉट और उसकी छड़ी को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सीसीटीवी कैमरास चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ सीरेन का काम है। वही लिंजी सीरेन के घर में थी और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे मेरे हस्बैंड के घर जाना है। लेकिन सीरेन उसे और ज़्यादा डराकर वहीं पर रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सीरेन की असिस्टेंट जूली सीरेन से कहने लगती है कि तुम इसे जिंदा क्यों लेकर आ गए। सीरेन कहता है कि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है, तुम बस अपना काम करो और हाँ, उसके सामने थोड़ा संभल कर बोलना। और वहाँ से चला जाता है। इधर जून लिंजी को लेने के लिए आ रहा था तभी कुछ आदमी आकर उसे रोक लेते हैं, लेकिन जून सबकी अच्छे से धुलाई कर देता है। उसका असिस्टेंट भी वहाँ पर पहुँच जाता है, उससे सॉरी कहने लगता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया। जून कहता है कि हमें जल्द से जल्द ग्रीन हाउस पहुंचना होगा। इधर जूली लिंजी पर अटैक कर देती है जिससे लिंजी बहुत ज्यादा डर जाती है। सीरेन भी वहां पर आ जाता है। लिंजी उससे प्यार से बात करते हुए कहने लगती है कि मैं यहीं पर रहूंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन धोखे से उसे गिराकर वहां से भाग जाती है। लकीली वो जाकर जुन को मिल जाती है। सीरेन लिंजी पर गोली चलाने ही वाला था तभी जूली उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, अभी तुम यहाँ से भागो। सीरेन और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। जुन लिंजी को घर ले आता है। लिंजी से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जुन कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है। लिंजी कहती है कि मैं हाँ या ना में जवाब सुनना चाहती हूँ। तो जुन हाँ कहता है। लिंजी कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और उसे महसूस करने लगती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। तभी लिंजी की कॉल आने लगती है तो जून उठाने से मना करने लगता है। लिंजी कहती है कि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो, प्लीज़ एक बार। जब लिंजी कॉल अटेंड करती है तो उसके लॉयर की कॉल होती है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो लिंजी लॉयर के पास जाती है। लॉयर लिंजी को उसकी मॉम की विल देता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देना चाहती थी। लिंजी कहती है कि मेरी मॉम तो हेल्दी थी तो वो विल क्यों बनाएगी, और उसे अपने भाई पर शक होने लगता है। तो लॉयर कहता है कि क्या आपके पास कोई सबूत है। लिंजी और जिन के पास कोई सबूत नहीं था। तो लॉयर कहने लगता है कि वो तो बात की बात है, लेकिन कल शेयर होल्डर मीटिंग है, आप टाइम से वहाँ पर पहुँच जाना वरना सारी प्रॉपर्टी सीरेन के पास चली जाएगी। और वहाँ से चला जाता है। तो लिंजी कहती है कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। जून कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नेक्स्ट सीन में जून और लिंजी मीटिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिंजी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो जिंदा है। लिंजी अपने साथ लॉयर को भी लेकर आई होती है जो बताता है कि मिसेस लिन की सारी प्रॉपर्टी पर लिंजी का हक है, तो यहाँ की एग्जीक्यूटिव सीईओ भी लिंजी ही होगी। तो सीरेन कहने लगता है कि चाहे तुम्हारे पास जितने मर्जी शेयर हो लेकिन तुम अंधी हो। जो सुनकर वहाँ पर बैठे अंकल आंटी भी कहने लगते हैं कि तुम इस सीट के लिए कैपेबल नहीं हो, और वैसे भी तुम्हारी मॉम ने कहा था कि जब तुम शादी करोगी तभी तुम इस कंपनी की हायर बन सकती हो, और तुम्हारी तो शादी अभी हुई नहीं है। यहाँ पर लिंजी जून को सभी से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है कि ये मेरा हस्बैंड है। अंकल कहने लगते हैं कि ऐसे ही तुम किसी भी सड़क चलते को उठाकर ले आओगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे मान लेंगे। तो लिंजी कहने लगती है कि ये लुक ग्रुप के सीईओ का बेटा है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लिंजी से सबूत मांगने लगते हैं। जून अपने असिस्टेंट को बुलाता है और एज अ ब्राइट प्राइस लिंजी को बहुत कुछ दे देता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जून कहने लगता है कि अगर आप लोग लिंजी को सपोर्ट करोगे तो हमारी कंपनी भी लिन कंपनी के साथ कॉपरेट करेगी। तो यहाँ पर सभी लोग लिंजी और जून को ही सपोर्ट करते हैं और लिंजी को सीईओ की पोजीशन मिल जाती है, जिससे सीरेन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लिंजी सीरेन को वहाँ से जाने के लिए कहती है तो सीरेन उससे कहने लगता है कि इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा और गुस्से से वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद जून लिंजी के साथ केबिन में आता है तो लिंजी उससे पूछने लगती है कि ये सब क्या था। तो जून उसे बताता है कि मैं ये सब तुम्हें पहले ही बताना चाहता था। तो लिंजी कहती है कि मेरे भाई ने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम ली फैमिली के बेटे हो। तो जून कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे बातें छुपाने भी लग गई, और उसके साथ रोमांस स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ सीरेन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आदमी को कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इधर जून और लिंजी घर जा रहे थे और दोनों हंसते हंसते बातें कर रहे थे। तभी जून को एहसास होता है कि उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। जून लिंजी से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे असिस्टेंट वैंग से पूछ लेना। लिंजी उससे पूछने लगती है कि तुम अचानक से ही क्या बातें करने लग गए। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में जून अपनी जान खो देता है, लेकिन लिंजी को किसी ने आंखें डोनेट की थी। जब लिंजी को होश आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं देख सकती हूँ, और डॉक्टर से पूछने लगती है कि मुझे किसने आंखें दी। डॉक्टर कहता है कि ये सीक्रेट है। लिंजी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ, और वो अपने हस्बैंड का नाम बताती है। डॉक्टर कहता है कि उनकी तो डेथ हो चुकी है, जिससे लिंजी तो सदमे में ही चली जाती है। उसे भरोसा ही नहीं होता। वो दौड़ते हुए जून को देखने के लिए जाती है। वो जून की लाश के पास पहुंचती है और उसे फील करती है। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं, और वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। तभी वहाँ पर जून के डैड मिस्टर ली आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान चली गई। इवन उसने तुम्हें अपनी आंखें भी डोनेट कर दी क्योंकि तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर लिंजी तो और ज़्यादा शौक में आ जाती है, और जून को कहने लगती है कि तुम डैड बनने वाले हो, अब तो उठ जाओ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। मिस्टर ली गुस्से से लिंजी को कहते हैं कि ये लो 50 मिलियन, और अपने बेबी को लेकर अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ और कभी भी वापस मत आना, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीरन मिस्टर ली के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि मेरी बहन कहाँ पर है। मिस्टर ली कहते हैं कि वो हमारे घर की बहू है, और मेरी चॉइस बनती है कि मैं उसे कहीं भी भेज सकता हूँ। तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हें तो लिंक ग्रुप मिल गया ना। सीरन कहता है कि नहीं, मैं अपनी बहन को ढूंढ कर रहूँगा, चाहे वो किसी भी कोने में हो, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली बियान को देखते हैं, जैसे कि होश आ गया था, जो कि जून का जुड़वा भाई होता है। मिस्टर ली उसे बताते हैं कि तुम 8 साल से कोमा में थे और तुम्हारे भाई ने तुम्हें हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है, जिसकी वजह से तुम ठीक हो गए। लेकिन इसके इफेक्ट से तुम्हारे थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तभी वहाँ पर मिंग आती है, जो बियान की काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगती है कि तुम ठीक हो गए। तो मिस्टर ली बताते हैं कि ये तुम्हारी चाइल्डहुड लवर है और होने वाली फियांसी भी। बियान उसे हैरानी से देखने लगता है। जिसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैंग बियान से कहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि आप इंटरव्यू दें, पर मिस्टर ली ने आपको पब्लिक इंटरव्यू देने के लिए मना किया है। बियान कहता है कि इंटरव्यू मार्केटिंग के लिए बेस्ट है, तो मैं ज़रूर दूंगा, और इंटरव्यू देता है। वही अब्रॉड में लिंजी उस इंटरव्यू को देख लेती है और सोचने लगती है कि क्या जून मरा नहीं था। इधर मिस्टर ली बियान पर भड़क जाते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं दोगे। तो बियान उन्हें बताने लगता है कि इंटरव्यू के कितने सारे फ़ायदे हैं और उसे इंटरव्यू देना चाहिए, लेकिन मिस्टर ली अभी भी इस पर गुस्सा ही कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में बियान मिंग को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां पर वो लिंजी की बेटी सीसी से भी मिलता है। सीसी और बियान बातें करने लगते हैं। तभी वहां पर मिंग आ जाती है। बियान उसे बताता है कि मैं इससे अभी मिला। मिंग और बियान वहां से चले जाते हैं। तभी लिंजी आती है और सीसी उसे बताने लगती है कि वो हैंडसम अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लिंजी कहती है कि ऐसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, और वहाँ से अपनी बेटी को लेकर अपनी ग्रैंड माँ के घर पर जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपने डैड को देखना चाहती हो ना, तो अपनी ग्रैंड मॉम के घर अच्छे से रहना और उनका कहना मानना, और उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। लिंजी जा रही थी, तभी वह कार के मिरर में अपना मेकअप सेट करने लगती है, जो कि बियान की कार होती है। बियान बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, और मिरर खोल देता है, जिससे उसकी लिपस्टिक बिगड़ जाती है। तो वो उसे टिश्यू देता है। लिंजी जैसे ही बियान को देखती है तो वो तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसे जुन समझती है, लेकिन बियान उसे नहीं पहचानता और वहाँ से निकल जाता है। तो लिंजी बियान के पीछे जाती है और ऑफिस बिल्डिंग में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बियान की मीटिंग चल रही होती है, जो कि मिस्टर गू से प्रोजेक्ट लेने के लिए थी, और वहीं पर सिरेन भी आया हुआ था। इधर लिंजी अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे जाने नहीं देती। तभी वहाँ पर लिंजी की आंटी भी आ जाती है। लिंजी कहने लगती है कि आंटी इन्हें बताइए कि मैं लिंजी हूँ, ये लोग शायद यहाँ पर नए हैं। आंटी भी अनजान बनने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड को उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने के लिए कहती है, लेकिन लिंजी अंदर की तरफ भाग जाती है और मीटिंग हॉल में पहुंच जाती है। इधर मिस्टर गू सिरेन को वो प्रोजेक्ट देने वाले थे। तभी लिंजी उन्हें रोक देती है और कहने लगती है कि इनकी कंपनी में गड़बड़ चल रही है। मैं पहले वहीं की डिज़ाइनर थी और मेरी टीम भी उसी कंपनी के लिए काम करती थी, लेकिन अब मैं और मेरी टीम दोनों ही लिन कंपनी को छोड़ चुके हैं, और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि ये आपके प्रोजेक्ट को भी पूरा कर पाए। अब मैं ली ग्रुप के साथ हूँ। जो सुनकर बियान तो हैरान हो जाता है और वेंग से पूछने लगता है। तो वेंग बताता है कि ये जून की वाइफ थी। लिंजी की बातों में आकर मिस्टर गू सिरेन को भी प्रोजेक्ट नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। लिंजी तो बियान के क्लोज जाने लगती है, जिससे बियान एम्बेरस हो जाता है। तभी सिरेन कहने लगता है कि ये सब तुमने क्या किया। लिंजी कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। सिरेन कहता है कि चलो मेरे साथ घर। लिंजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, और बियान का हाथ पकड़ लेती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। सिरेन उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। बियान उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसे किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकते।
जब तक सामने वाला खुद ना जाना चाहे और लिंजी से पूछने लगता है कि क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो, तो लिंजी मना कर देती है और कहती कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। बियान उसे खुद के साथ ले जाता है। लिंजी ने बियान का हाथ पकड़ा हुआ था। बियान कहता है कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। लिंजी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। बियान उसे बताता है कि मैं ली बियान हूँ, ली जुन नहीं। लिंजी कहने लगती है कि मेरे पास कहीं भी रहने की जगह नहीं है, क्या तुम अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही रास्ते में छोड़ देते हो। तो बियान लिंजी को घर ले जाता है और उसे बताता है कि तुम उस रूम में रह सकती हो। तभी लिंजी बियान पर अटैक कर देती है और कहने लगती है कि मैंने 8 सालों में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और उसके क्लोज जाने लगती है। बियान कहता है कि तुम मुझे जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, मैं बियान हूँ, जो उनका जुड़वा भाई। लेकिन लिंजी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। वो कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें महसूस किया है। और हाँ, तुम्हारे शोल्डर पर बर्थमार्क भी था जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, चलो मुझे दिखाओ। और उसके कपड़े खोलने लगती है। बियान उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे शोल्डर पर कोई भी निशान नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। लिंजी गुस्से में घर के अंदर जाती है और कहने लगती है कि तुम बहुत बदल गए हो। बियान तो सोचने लगता है कि हम मिले ही कब, जो तुम्हें पता है कि मैं बदला हूँ या नहीं। जिसके बाद बियान अपने बेड पर सो रहा था, तभी लिंजी चुपके से उसके रूम में आ जाती है और उसके शोल्डर को चेक करने लगती है। तभी बियान की नींद भी खुल जाती है और वो अचानक से लिंजी को देखकर डर जाता है। लिंजी तो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाने लगती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। बियान कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे बार बार सिस्टर इन लॉ कह रहा होता है, जो सुनकर लिंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी आंख में मुक्का मार देती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बियान अपनी आंख चेक कर रहा था और साथ ही साथ लिंजी को गालियाँ भी दे रहा होता है कि इस पागल को हो क्या गया है, न जाने खुद को क्या समझती है। तभी लिंजी वॉशरूम में भी आ जाती है और फिर से बियान के क्लोज जाने लगती है। बियान बेचारा तो सिमट जाता है। लिंजी कहती है कि मैं तो बस टॉवल लेने आई थी, और टॉवल लेकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर टॉवल से बियान के बाल ले लेती है और सोचती है कि अब मैं अपनी बेटी सीसी और इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जुन है कि नहीं। जिसके बाद बियान लिंजी के पास आता है और उसे घर में रहने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसे लिंजी देखकर हैरान हो जाती है। बियान कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो इन रूल्स को फॉलो करना होगा। लिंजी पढ़ने लगती है कि एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में नहीं जाना, जिसमें वॉशरूम भी आता है, और एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, और लास्ट एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। लिंजी फाइल उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कब डिसरिस्पेक्ट करी। बियान कहने लगता है कि हमेशा ही, अगर तुमने इस पर साइन नहीं किया तो मैं बैंक को बोल तुम्हें दूसरा घर दिलवा दूंगा। लिंजी को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। जिसके बाद जून ऑफिस पहुंचता है, जहां पर वेंग उसे बताता है कि मेंग ने सेक्रेटरी की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर लिंजी भी आ जाती है। उसे वेंग की आवाज़ कहीं सुनी सुनी सी लगती है, तो वो वेंग का चेहरा देखने लगती है पर देख नहीं पाती, और वेंग वहाँ से चला जाता है। लिंजी बियान से कहती है कि वो आदमी कौन था, तो बियान कहता है कि अगर तुम उसको देखना चाहती हो तो मैं उसको बुला देता हूँ, इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हैंडसम लोग रहते हैं। तो लिंजी कहती है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं इस कंपनी की डिज़ाइनर की पोजीशन के लिए आई थी। बियान उसे बताता है कि मेरी सेक्रेटरी की पोजीशन भी खाली है, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। लिंजी उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे तो डिज़ाइनिंग की ही पोजीशन चाहिए। तो बियान कहता है कि जो हैंडसम आदमी अभी यहाँ से गया तुम उसके पीछे जाओ। लिंजी कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी ही बन जाती हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या करना है। बियान उससे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कॉफ़ी मंगवाता है, जो सुनकर लिंजी हैरान हो जाती है कि तुम्हारी पसंद भी यही है। तो बियान कहता है कि और किसकी पसंद है। लिंजी कुछ नहीं कहती है, एक्चुअल में सीसी की भी यही पसंद होती है। लिंजी कॉफ़ी लेने चली जाती है और फिर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। बियान कहता है कि कॉफ़ी तो कप में लेकर आना चाहिए ना। वो कहती है कि अगर मैं बोतल में ले आई तो क्या हो गया, तो वो कहता है कि ठीक है। लिंजी बियान को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। बियान उसे हैरानी से देखता है तो लिंजी वहाँ से जाने लगती है। तभी बोतल गिर जाती है, जो बियान फ़ौरन से पकड़ लेता है और दोनों आपस में खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिंग आती है, जैसे कि ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बियान के पास आकर उसे थप्पड़ मार देती है। लिंजी कहने लगती है कि तुम होती कौन हो इसे थप्पड़ मारने वाली। मिंग कहने लगती है कि अभी तो मुझे गए हुए टाइम भी नहीं हुआ और तुमने दूसरी सेक्रेटरी भी हायर कर ली। बियान कहता है कि अगर तुम चली गई तो दूसरी सेक्रेटरी हायर नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। लिंजी बियान से पूछने लगती है कि ये कौन है, तो मिंग कहती है कि मैं इसकी फियांसी हूँ, जो सुनकर लिंजी हैरान हो जाती है और बियान उससे कहने लगता है कि अभी हुई नहीं है, शायद हो सकती है। तो मिंग कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैंने तुम्हारा 15 साल तक ख्याल रखा है और अब तुम ठीक हो गए तो मुझे नहीं चाहते हैं। लिंजी भी कस के बियान को थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि हाँ, 8 साल से तो तुम ड्रामा कर रहे हो। मिंग और लिंजी दोनों ही आपस में लड़ने लगती है। बियान दोनों को अलग करता है और वेंग भी वहाँ पर आ जाता है। वेंग लिंजी को ले जाने लगता है। तभी लिंजी कहती है कि तुम्हारा बर्थ मार्क है ना। जिसे सुनकर मिंग को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वेंग लिंजी को लेकर चला जाता है और उसकी कन्फ्यूज़न दूर करने लगता है कि यह बियान है, जुन नहीं। लिंजी कहती है कि तुम तो उसके साथ हमेशा ही रहे हो। वेंग बताता है कि अगर जुन जिंदा होता तो तुम्हें आंखें कौन देता और क्यों देता। तो लिंजी भी सोचने लगती है और कहती है कि शायद मैंने गलत इंसान को समझ लिया, और वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद वैंग मिस्टर ली को कॉल करता है और कहता है कि आपके कहने पर मैंने लिंजी को समझा दिया है, पर यह उसके लिए गलत है। तो मिस्टर ली उस पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि जुन मर चुका है और सिर्फ बियान ही जिंदा है। वैंग हाँ कहता है। बियान ये बातें सुन लेता है। उसे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है खुद की आइडेंटिटी को लेकर। एक्चुअल में मिस्टर ली ने उसे जैसा बताया था वो खुद को वैसा ही समझ रहा था। वो डीएनए के लिए डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें रिपोर्ट निकालने के लिए कहता है। वही लिंजी भी डीएनए टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाती है। नेक्स्ट सीन में बियान और लिंजी की ब्लू ओवरशिया प्रोजेक्ट की मीटिंग होती है। तभी उन्हें हॉस्पिटल से मैसेज आता है और दोनों ही मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। बियान हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर वो रिपोर्ट नेगेटिव में देखता है, जिससे वो थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं होता। तभी पीछे से लिंजी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बियान उसे वापस पूछता है कि तुम मेल डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो। लिंजी उसे ही टीज करने लगती है कि क्या तुम्हें कोई मेल वाली बीमारी है। बियान कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो लिंजी उसकी रिपोर्ट देखने लगती है, लेकिन वो उसे रिपोर्ट नहीं देखने देता और उसी से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। लिंजी उसे नाटक करते हुए कहती है कि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। वो कहता है कि चलो मैं साथ में चलता हूँ। लिंजी कहती है कि अब ठीक हो गया है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है जिसके हाथ में रियल रिपोर्ट्स थी और वो पॉजिटिव थी, मतलब कि जो बियान है वो एक्चुअल में जून ही है, इसलिए अब हम बियान को जून ही कहेंगे। अब मिंग मिस्टर ली के पास पहुंचती है और उन रिपोर्ट्स की एक्सप्लेनेशन मांगने लगती है। मिस्टर ली कहते हैं कि 10 मिलियन ले लो और इस बात को यहीं पर ख़त्म करो। मिंग मना करती है और कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस जून से शादी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर ली कहते हैं कि वो तो जून पर डिपेंड करता है। हाँ, फिर भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो लिंजी को रास्ते से हटा दो। तो मिंग मान जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में मिंग लिंजी पर भड़क रही थी कि तुम खुद को डिजाइनर कहती हो और ऐसे कॉपीड डिजाइन बनाती हो और सारे डिजाइन फेंक देती है। तभी जून वहाँ पर आ जाता है और सारे डिजाइन उठा लेता है। मिंग जून से कहने लगती है कि इसने फेमस लिन के डिजाइन चुराए हैं। तो उल्टा सभी को ही डांटने लगता है और सभी पर ही भड़क जाता है कि तुम लोग यहाँ पर गॉसिप करने के लिए नहीं आए हो। अभी मिस्टर गू का प्रोजेक्ट भी लिंजी ने ही दिलवाया था। वह इतने अच्छे डिजाइन बनाती है और तुम लोग बस गॉसिप करते रहते हो। मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छा प्लान दो और वो भी यूनिक होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो अपना सामान पैक करके यहाँ से दफा हो जाना। और उसने इन सब में मिंग को भी इंक्लूड कर लिया था और वो लिंजी को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मिंग कहती है कि मैं पिछले 15 सालों से तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारा ख्याल रखा है। जून कहता है कि तुमने मेरा ख्याल रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी, और वहाँ से चला जाता है, जिससे मिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जून लिंजी की ड्रेसिंग कर रहा था, तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और वो जून को कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहा कि जल्द से जल्द तुम शादी कर लो और मुझे ग्रैंड सन दो, तो तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर क्यों बैठे हो। वो कहने लगता है कि इसने हमें ब्लू ऑर्सिया प्रोजेक्ट दिलाया है, इसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसे चोट भी लग चुकी है, तो मैं तो बस इसे पट्टी बांध रहा था। मिस्टर ली लिंजी को ही सुनाने लगते हैं कि एक बार तुमने मेरे बड़े बेटे को मार दिया और अब छोटे बेटे के पीछे पड़ गई हो, आखिर तुम वापस क्यों आई हो। लिंजी कहती है कि उसका रीज़न है, मुझे आपके सारे पैसे वापस करने हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम में सच में इतनी हिम्मत है, तुम एक बेकार लड़की हो, और लिंजी को काफ़ी कुछ सुनाने लगते हैं। लिंजी वहाँ से जाने लगती है तो दोनों से रोक लेता है और मिस्टर ली को ही सुनाने लगता है कि आप इनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। जब भाई का एक्सीडेंट हुआ था तभी इनका भी एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने कुछ भी इंटेंशनली तो नहीं किया था ना। लेकिन मिस्टर ली तो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और लिंजी को बहुत कुछ सुनाते हैं। तो लिंजी वहाँ से चली जाती है, लेकिन जून गुस्सा करने लगता है और लिंजी के पीछे चला जाता है। मिस्टर ली तो सोच में ही पड़ जाता है। तभी वहाँ पर वैंग आता है और कहने लगता है कि अभी मैडम को अब्रोड मत भेजो क्योंकि उनकी बच्ची को भी रिस्क है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में जून और लिंजी एक प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं जहाँ पर उनका लीडर लिंजी के साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी जून उसे मारने वाला था तो वो कहता है कि तुम भूलो मत, हम दोनों कॉपरेशन करने वाले हैं। तो जून कहता है कि मुझे कॉपरेशन की ज़रूरत नहीं है और लिंजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। गुस्से में वो लीडर सिरेन को प्रोजेक्ट दे देता है। लिंजी मायूस हो जाती है कि मेरी वजह से हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो जून उसे कंफर्ट देता है। तो लिंजी को जून की याद आने लगती है क्योंकि बेचारी को पता नहीं होता कि एक्चुअल में यही जून है। नेक्स्ट सीन में लिंजी अपना काम कर रही थी और ऑफिस में एक एम्प्लॉय उसे ही घूरे जा रहा था, जिसे कि जून भी नोटिस कर लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लिंजी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें डिज़ाइन करने के लिए कोई पर्सनल स्पेस देता हूँ, चलो मेरे साथ। और उस आदमी को कहता है कि अपने काम पे ध्यान दो और लिंजी को वहाँ से ले जाता है। जून उसे अपने कैबिन में बिठा देता है, जिससे लिंजी एम्बेरस हो जाती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती, ये तो तुम्हारा कैबिन है। वो कहता है कि यहीं पर तुम अपना काम कर सकती हो, अब तुम्हारे हाथों में ही हमारी कंपनी है, तुम यहीं बैठकर अपना काम करो। लिंजी रात तक अपना काम कर रही थी, तभी जून वहाँ पर आता है और लिंजी को कहने लगता है कि बहुत रात हो गई है, चलो घर को। लिंजी कहती है कि अभी बहुत काम बाकी है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और जून उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर जून को रिपोर्ट देता है और बताता है कि लिंजी की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। डॉक्टर बताने लगता है कि इसे ठीक करने के लिए हमें सर्जरी करनी होगी, बाकी डिसीजन फैमिली का है। जून को तो कुछ समझ नहीं आता और वो रिपोर्ट लेकर लिंजी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम पिछले कुछ दिनों से किसी को डेट कर रही हो। जो सुनकर लिंजी को थोड़ा सा अजीब लगता है और कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जून उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम अकेले में किसी आदमी से मिली हो।
वो सोचने लगती है और कहती है कि हाँ मिस्टर वैंग से। सुनकर जुन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, वैंग ऐसा आदमी नहीं है। लिंजी को तो कुछ समझ आ नहीं रहा होता कि ये क्या बकवास कर रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि ये गलत रिपोर्ट आ गई है। एक्चुअल में लिंजी की रिपोर्ट ये है जिसमें उसे अपेंडिक्स होता है। डॉक्टर बताता है कि ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट तो किसी और की है। जो सुनकर लिंजी हैरान हो जाती है और थोड़ा सा मुस्कुराने भी लगती है। डॉक्टर बताता है कि इसकी थोड़ी सी सर्जरी होगी और कुछ नहीं। जिसके बाद लिंजी अपनी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती है और वो जुन को चुका कर कहती है कि मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, अब आगे तुम करो, मेरी सोने की बारी है। और वो सो जाती है। जुन लिंजी को प्यार से देखने लगता है और उसे किस कर देता है। इससे लिंजी आंखें खोल लेती है तो वो एम्बेरस हो जाता है। जिसके बाद लिंजी की सर्जरी हो जाती है। जुन लिंजी को सेट करवा रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला था, लेकिन लिंजी उसे परेशान करने लगती है कि मुझे पानी पिलाओ, अब मैं और नहीं चलना चाहती। लेकिन वो उसे फोर्स कर रहा होता है कि डॉक्टर ने कहा है तो तुम्हें करना ही होगा। वही दूसरी तरफ सीरेन लीडर को डिजाइन्स देता है, जिसे देखकर लीडर तो उस पर भड़क जाता है और कहता है कि क्या बकवास डिजाइन्स बना रखे हैं। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि हमें ऐसे डिजाइन्स नहीं चाहिए, और फाइल पटक कर चला जाता है। सीरेन को किसी का कॉल आता है कि जो आपको चाहिए था वो हमें मिल गया है, जिससे सीरेन के फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का होता है जहाँ पर जुन लिंजी से मोबाइल छुपा रहा होता है। तो वो कहती है कि क्या हुआ है, तो वो बताता है कि तुम्हारा डिज़ाइन ऑनलाइन हो चुका है। तो वो पूछती है कि कैसा चल रहा है, लेकिन वो उसे नहीं बताता और कहता है कि अब तुम्हें जाकर अपनी सीट पर बैठकर काम करना चाहिए। लिंजी जाने लगती है, तभी वो उसे रोकता और उसकी बेल्ट को ठीक करने लगता है। लिंजी कहने लगती है कि आज तुम कुछ ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और उसे जाने के लिए कहता है। लिंजी अपनी जगह पर जाती है। सभी लोग उसे कांग्रेस कह रहे थे क्योंकि ऑनलाइन उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा चल रहा था। तभी न्यूज़ आती है जहाँ पर सीरेन लिंजी के डिज़ाइन पर एलिगेशन लगा रहा था कि उन्होंने हमारे डिज़ाइन चुराए हैं, हमने डिज़ाइन पहले दिए थे, इसका मतलब यही है कि उन्होंने कॉपी किया है। बाकी कोर्ट का जो फैसला होगा। जो सुनकर सभी लोग लिंजी को ही सुनाने लगते हैं कि ये गलत है, तुमने किसी के डिज़ाइन कैसे कॉपी किया, और उस पर भड़कने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो नाच आता है और लिंजी की साइड लेने लगता है कि यह सब मैं हैंडल कर लूँगा, और जिस टाइम पर लिंजी ने ये डिज़ाइन बनाए थे उस टाइम पर मैं वहीं पर था और मुझे पता है कि ये इसी के डिज़ाइन है, इसने किसी की कॉपी नहीं किया है। और लिंजी को वहाँ से ले जाता है और वो लिंजी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। मैंने वैंग से पूछा था तो उसने बताया था कि उस टाइम की फुटेज बंद है, पर मैं फिर भी इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा। लिंजी कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरा काम है और मैं खुद ही संभाल लूँगी। और वो अपने भाई सिरेन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग ने लिंजी के प्रोजेक्ट को चुराया था और सिरेन को दिया था। जिसके बाद लिंजी सिरेन से मिलती है और उससे पुरानी बातें करने लगती है कि इसी रेस्टोरेंट में हम सब केक खाने आते थे क्योंकि मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद था। क्या तुम्हें आज का दिन याद नहीं है? सिरेन को आज का दिन याद नहीं था। तो लिंजी उसे बताती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी वहाँ पर उस प्रोजेक्ट का लीडर आ जाता है और सिरेन को कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने किसी और के प्रोजेक्ट के डिज़ाइन चुराए, और उस फाइल को दिखाता है जिसमें सारे लिंजी के डिज़ाइंस होते हैं। तभी वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है और सिरेन को कहने लगती है कि आपने लिंजी के डिज़ाइन चुराए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। लीडर लिंजी को कहता है कि हम पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ते हैं और साथ में काम करते हैं, लेकिन लिंजी उसे रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिंजी के डिज़ाइन के सक्सेस होने की खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन जून सब पर अपना गुस्सा निकाल रहा था क्योंकि उन्होंने लिंजी को भला बुरा सुनाया था, जो सभी लोग समझ रहे थे। यहाँ पर सभी लोग फुल ड्रंक हो जाते हैं लिंजी को छोड़कर, क्योंकि उसकी सारी ड्रिंक तो जून ने पी ली थी। इसके बाद लिंजी जून को घर लेकर जाती है। जून उससे बड़े अच्छे से बातें कर रहा था और उसे कहने लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। लिंजी उससे कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तभी उसे गर्मी होने लगती है और वो अपने कपड़े खोलने लगता है। लिंजी उसका बर्थ मार्क चेक कर लेती है, जिससे उसे एहसास होने लगता है कि वो जून नहीं है बल्कि सच में ही बियान है, और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिससे जून को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इधर आंटी अंकल आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी लिन कंपनी तो डूबती जा रही है, हमें अपने शेयर्स किसी भी हालत में जल्द से जल्द बेच देने चाहिए। तभी वहाँ पर वैंग आता है और कहता है कि आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं, और उन्हें बहुत सारे पैसे देकर उनके शेयर खरीद लेता है, जिससे अंकल आंटी भी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जून मिस्टर ली के पास जाता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं बियान नहीं बल्कि जून हूँ, पर मेरी बॉडी पर कोई भी बर्थ मार्क नहीं है। मिस्टर ली उसे समझाने लगते हैं कि तुम जून नहीं हो, और वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है। तो जून कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम पसंद करो या ना करो, पर तुम्हें उसी से ही शादी करनी होगी। जून सुनकर वो तो उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंग और जून अपनी शादी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर लिंजी आती है और जून से कहने लगती है कि मैं रिजाइन दे रही हूँ और जा रही हूँ। जून भी ओके बोल देता है। लिंजी वहाँ से जाने लगती है, तभी मिंग उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि रिजाइन का कुछ प्रोसेस होता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, जब अपनी मर्जी हुई आ गए और जब अपनी मर्जी हुई चले गए। तो लिंजी कहने लगती है कि क्या तो तुम्हारा घर है।
जून मिंग को चुप करवाता है। लिंजी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जून मिंग को कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि तुमने जो डिज़ाइन चुराने में सिरेन का साथ दिया था, मैं उस बात को भूल चुका हूँ, तो बेटर होगा कि तुम अपनी हद में रहो, और वहाँ से चला जाता है। इधर लिंजी जा रही थी तभी वैंग उसके पास आता है और लिंजी से कहने लगता है कि तुम मत जाओ, पर लिंजी कहती है कि मैं जब भी बियान को देखती हूँ तो मुझे जुन की याद आती है। तो वैंग कहता है कि तुम उनके साथ रह सकती हो, क्योंकि वैंग को पता था कि बियान ही जुन है। लेकिन वो ये बात लिंजी को नहीं बताता। लिंजी उससे कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं एक ही टाइम पर 2 आदमी से प्यार करूं। वेंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, और उसे पेपर देता है जिसमें 30% शेयर लिन ग्रुप के थे, जो कि उन लोगों ने अंकल आंटी से खरीदे थे। और वो उससे कहता है कि जुन ने तुम्हारे लिए ये प्रिपेयर किया था, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंजी लिन ग्रुप में पहुंच जाती है, जहाँ पर सिरेन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिंजी कहती है कि मैं यहाँ की शेयर होल्डर हूँ। सिरेनो से कहता है कि इसका क्या मतलब है। तभी लिंजी कहती है कि ये तो तुम्हें पुलिस वाले बताएंगे, और इंस्पेक्टर को बुला लेती है। इंस्पेक्टर जाकर सिरेन को अरेस्ट कर लेते हैं 8 साल पहले के मर्डर केस के जुर्म में, और वहाँ से उसे ले जाते हैं। लिंजी दोबारा से लिन ग्रुप की सीईओ बन जाती है। जिसके बाद लिंजी ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसका लॉयर आता है और कहता है कि सिरेन के खिलाफ जब ज़्यादा सबूत नहीं थे तो आपने ये कदम क्यों उठाया। तो लिंजी कहती है कि मैं बस उसे अलर्ट करना चाहती थी। तभी उसे किसी की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बेटी सीसी गुम हो गई है होटल में। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीसी ड्रेसिंग रूम में थी तभी वहाँ पर मिंग आती है। सीसी तुरंत ही वहाँ पर छुप जाती है। मिंग अपनी एंगेजमेंट के लिए तैयार थी और मेकअप आर्टिस्ट लोगन उसे तैयार कर रही थी। तभी गलती से मिंग को पेन चुभ जाती है, जिससे मिंग लोगन को थप्पड़ मार देती है और उसे वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आते हैं और उसे कहने लगते हैं कि जो तुमने कहा था वो हो रहा है, तो अब तुम्हें जो बात पता है उसको हमेशा सीक्रेट ही रखना। मिंग कहती है कि हाँ, और यह सब बातें सीसी अपनी स्मार्ट वॉच में रिकॉर्ड कर लेती है। मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। मिंग को एहसास हो जाता है कि उस कमरे में कोई है और वो सीसी को ढूंढ लेती है। इधर लिंजी सीसी को होटल रूम में देख रही थी तभी वह मिंग के रूम में आती है, जहाँ से लोगन एक बैग लेकर जा रही होती है और बाहर निकल जाती है। लिंजी मिंग से पूछने लगती है कि क्या तुमने एक छोटी सी बच्ची को देखा। तो मिंग उसे मना कर देती है। लिंजी सोचने लगती है कि उसकी लास्ट लोकेशन तो यही बता रही थी। फिर वह रूम के बाहर चली जाती है और सोचने लगती है। इधर लोगन सीसी को गाड़ी में डालकर ले जाती है। लिंजी सिरेन को कॉल करती है और उसे बताती है कि सीसी किडनैप हो गई है। तो सिरेन उसे ही कहने लगता है कि तुम्हें हर चीज़ का शक मुझ पर ही क्यों होता है। तो लिंजी उसे धमकी देने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो, और कॉल कट कर देती है। तभी वैंग लिंजी के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी लास्ट लोकेशन ड्रेसिंग रूम की आई है। लिंजी दौड़ते हुए ड्रेसिंग रूम में जाती है और वहाँ चेक करने लगती है। उसे वहाँ पर सीसी की स्मार्ट वॉच मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिरेन न्यूज़ सुन रहा था, जहाँ पर बताया जा रहा था कि एक वाइट कार जिसका नंबर 666 है वो सबके दायरे में है, जिसमें शायद सीसी हो सकती है। तभी सिरेन की नज़र वाइट कार पर पड़ती है और वह उस कार को रोक लेता है जहाँ पर लोगन थी। वो उससे पूछने लगता है कि बच्ची कहाँ पर है। तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, जिसकी वजह से सिरेन को उस पर शक हो जाता है और वो उसकी डिक्की में चेक करता है, जहाँ पर सीसी उसे मिल जाती है। इधर जून और मिंग की एंगेजमेंट हो रही थी तभी वहाँ पर लिंजी आ जाती है और उसे बताने लगती है कि सीसी मिसिंग है। मिंग कहने लगती है कि अगर तुम्हारी बच्ची मिसिंग है तो उसे ढूंढो, यहाँ पर क्या कर रही हो। लिंजी उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने सीसी को नहीं देखा, लेकिन जब मैंने ड्रेसिंग रूम में जाकर चेक किया तो मुझे वहाँ पर सीसी की स्मार्ट वॉच मिली, जिसमें कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी है। और वह रिकॉर्डिंग सबको सुनाने लगती है कि वो सीक्रेट क्या है। रिकॉर्डिंग से सबको यही पता चलता है कि कुछ तो सीक्रेट है, लेकिन वो सीक्रेट क्या है ये किसी को भी पता नहीं चल पाता। लिंजी मिंग से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, और दोनों ही काफ़ी लड़ने लगते हैं। तभी जून कहता है कि डैड, अगर सीसी नहीं मिली तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी हो पाएगी। तो मिस्टर ली ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द मेरी ग्रैंड डॉटर को ढूंढो। तभी लिंजी को सिरेन का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है और जून उसके पीछे। सिरेन बड़े ही प्यार से सीसी को ट्रीट कर रहा था तभी वहाँ पर लिंजी आ जाती है और सिरेन को साइड कर सीसी से कहने लगती है कि तुम कहाँ चली गई थी। और जुन उसे गोद में उठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी सिरेन कहता है कि तुम्हें 24 घंटे इस पर नज़र रखनी होगी। एक्चुअल में वो उसका ख्याल रखने का बोल रहा होता है, लेकिन लिंजी को लगता है कि वो उसे धमकी दे रहा है। तो लिंजी उल्टा उसे ही धमकाने लगती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जुन लिंजी के रूम में जाता है, जहाँ पर वो अनजाने में लिंजी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाने लगता है और उसे प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं बियान हूँ या फिर जुन, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है। लेकिन लिंजी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंजी सीसी को ढूंढती है तो वो उसे नहीं मिलती। जून उसे बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहाँ पर खेल रही थी, तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। और वो सीसी को ढूंढने लगता है। सीसी एक फ़ोटो को देख रही थी और वो जून से पूछने लगती है कि यह दोनों एक जैसे क्यों लग रहे हैं। तो वो बताता है कि हम दोनों ट्विंस हैं, ये तुम्हारे पापा है और ये मैं। तो सीसी कहती है कि नहीं, ये आप हो। वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो बताती है क्योंकि इन्होंने ग्रीन और रेड कलर के सॉक्स पहनी हुई है, जो कि मैंने कई बार आपको पहने हुए देखा है। तो जुन को याद आता है कि उसे रेड और ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस है।
जिससे कि वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। तो अब जून अपने डैड के पास आता है और उनसे कहने लगता है कि आपने मुझसे झूठ बोला कि मैं जून नहीं हूँ बल्कि बियान हूँ, जबकि इस फोटो में जून ने ही रेड और ग्रीन कलर के सॉक्स पहने हैं क्योंकि उसे रेड और ग्रीन कलर में ब्लाइंडनेस है और मुझे भी है, इसका मतलब कि मैं जून ही हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली उसे सब कुछ बता देते हैं कि 8 साल पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हें अर्जेंट हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और बियान का कैंसर लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, इस वजह से जल्द से जल्द उसकी भी सर्जरी करनी होगी और उसे बोन मैरो की ज़रूरत है। या तो हम ऐसा कर सकते थे कि तुम्हारा बोन मैरो उसे दे सकते हैं या फिर उसका हार्ट तुम्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर इसमें चांसेस 70-80% ही थे। तो मैंने तुम्हें बचाने का डिसाइड किया। जो सुनकर जून काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि उसने अपने भाई को खो दिया और वो कहता है कि हम दोनों की अपनी अपनी लाइफ थी, आपके पास कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी एक की लाइफ को ले सकें। डैड उसे समझाते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इस तरह दोनों की ही लाइफ चली जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन जून उन्हें माफ़ किए बिना वहाँ से चला जाता है। जून मिंग से मिलता है, मिंग उसे कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और बचा लो। जून कहता है कि तुम खुद को साबित करने के लिए एक बच्ची का किडनैप कर सकती हो, ऐसा करो तुम खुद को ही सरेंडर कर दो, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मिंग बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानती। वैसे भी तुम मेरे नहीं होने वाले तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी, और उसका एक्सीडेंट कर देती है। इधर लिंजी अपने लॉयर से बात करती है और कहती है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, स्टेप फादर को होश आ चुका है और मैंने सुना है कि सिरिल ने उन्हें कहीं किडनैप करके रखा है, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, और कॉल कट कर देती है। तभी लिंजी को कॉल आता है कि जिनका एक्सीडेंट हो गया है। वह तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचती है और उसे ब्लड डोनेट करती है। वो बहुत ज़्यादा वरी थी। डॉक्टर आते हैं और लिंजी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं कि हमने बहुत कोशिश की इन्हें बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। लिंजी तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी पीछे से ली और वैंग ये देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसे क्यों रो रही है। वेंग कहता है कि शायद उसकी फ्रेंड होगी, लेकिन लिंजी तो उसे जून समझकर रो रही होती है और कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखने लगती है तो उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसमें कोई लड़की होती है। तभी उसकी नज़र जून पर पड़ती है और वो तुरंत ही जाकर उसे गले लग जाती है। जून उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा चिंता है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे बता देता है कि मैं जून हूँ, और उसे कहता है कि अब हम दोनों मिलकर सिरेन का सामना करेंगे, और उसे फंसाने का एक प्लान बताता है। जिसके बाद जून और लिंजी मीटिंग में होते हैं। तभी वहाँ पर सिरेन अपने डैड मिस्टर जैंग को लेकर आ जाता है और सिरेन कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम पर है जो तुम्हारी मॉम ने खुद की थी। लिंजी कहने लगते हैं कि तुम्हारे डैड तो मेंटली इल पर्सन है, तो उनके नाम प्रॉपर्टी होना बेकार है, और अगर उनके नाम पर प्रॉपर्टी होती है तो हम दोनों ही उनके हायर से, तो प्रॉपर्टी हम दोनों में ही बराबर बटेगी। तभी मिस्टर जैंग नाटक छोड़कर कहने लगते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे भाई ने कैद करके रखा था। जो सुनकर लिंजी कहने लगती है कि अब हमें बताओ कि इसी ने मेरी मॉम को भी मारा था ना। पहले तो मिस्टर जैंग कुछ भी नहीं कह रहे होते, तो लिंजी कहती है कि ये आपको भी मारना चाहता है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मिस्टर जैंग हाँ कहते हैं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है और सिरेन को गिरफ्तार करके ले जाता है कि तुमने मिस्टर जैंग को 8 साल से कैद करके रखा हुआ है और मिसेस लिन को भी मारा है। नेक्स्ट सीन में लिंजी और जून बैठकर बातें कर रहे थे और लिंजी अभी भी कुछ सोच रही होती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि सिरेन आपसे बात करना चाहता है, उसके बाद वो अपना क्राइम कन्फेस कर लेगा। लिंजी ओके कहती है। लिंजी उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ पर सिरेन उसे सॉरी कहने लगता है, लेकिन लिंजी उस पर भड़क जाती है कि तुम्हारे सॉरी कहने से मेरी मॉम वापस नहीं आ जाएगी, वो मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इंस्पेक्टर लिंजी को शांत करवाता है, उसे वहाँ से बाहर भेज देता है। इंस्पेक्टर सिरेन से बात करने लगता है जहाँ पर सिरेन अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर लिंजी से कहता है कि सिरेन ने अपना क्राइम तो कन्फेस कर लिया है, पर उसने अभी भी तुम्हें कहा है कि तुम थोड़ा सावधान रहना। लिंजी कहने लगती है कि वो अभी भी मुझे कैसे धमकी दे सकता है, वो तो जेल के अंदर है, और पूछती है कि उसने बताया कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तो इंस्पेक्टर कहता है कि उसने कहा कि उसने ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया। लिंजी कहती है कि वो प्रॉपर्टी के लिए ऐसा क्यों करेगा, उस टाइम पर मेरी आंखें खराब हो चुकी थी, मेरी मॉम भी सारी प्रॉपर्टी उसी को देना चाहती थी। इंस्पेक्टर कहता है कि क्या वो इस बारे में जानता था। लिंजी हाँ कहती है। इंस्पेक्टर कहता है कि तो फिर इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वो कुछ बात हमसे छुपा रहा है या फिर उसने खून किया ही नहीं हो। लिंजी तो सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में जून और लिंजी मिस्टर ली के पास जाते हैं। मिस्टर ली दोनों से ही माफ़ी मांगने लगते हैं, तो दोनों उन्हें माफ़ कर देते हैं। मिस्टर ली उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की थी, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था, और उन्हें कुछ फोटोज़ देते हैं जिसे देखकर लिंजी कहती है कि ये तो सिरेन है। तो जून कहता है कि ये किसको देख रहा है। मिस्टर ली लिंजी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम और सिरेन ही साथ में रहते थे। तो लिंजी बताती है कि नहीं, मिस्टर जेंग भी उन दोनों के साथ रहते थे। मिस्टर ली कहते हैं कि हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि अगर सिरेन ने तुम्हारी मॉम को मारा है तो मिस्टर जेंग ने उसे रोका क्यों नहीं। जो सुनकर उन दोनों का भी दिमाग खनकता है। लिंजी मिस्टर जेंग के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि 8 साल पहले क्या हुआ था। यहाँ पर मिस्टर जेंग उसे एक ड्रिंक देता है। लिंजी उसे पी लेती है। मिस्टर जेंग हंसते हुए उसे बताने लगता है कि अब तुम भी मरने वाली, और तुम ये जानना चाहती थी ना कि 8 साल पहले क्या हुआ था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देना चाहती थी, और फिर तुम्हारी मॉम को पता चल चुका था कि इस वजह से हम उसे मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा
रहा था और मैंने उसे मार दिया और फिर तुम्हें भी, लेकिन तुम जिंदा बच गई। लेकिन अब नहीं बचोगी। लिंजी ड्रिंक अपने मुंह से निकाल देती है, जो देखकर मिस्टर जेंग तो हैरान हो जाता है। और लिंजी फ़ोन में कहती है कि इंस्पेक्टर आपने सब कुछ सुन लिया है ना, तो ये सबूत है, आप जल्दी ही आ जाइए। जिस पर मिस्टर जेंग को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो लिंजी का गला दबाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जुन भी आ जाता है और मिस्टर जेंग को पकड़ लेता है और वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। नेक्स्ट दिन कुछ महीनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन और लिंजी हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर जुन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, पूछने लगता है कि क्या स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर कहता है कि ऑब्वियसली प्रेग्नेंट लेडी को तो स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो जुन क्यूरियोसिटी के साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है डाइट वगैरह को लेकर, जिससे लिंजी एम्बैरेस हो जाती है और उसे कहने लगती है कि ये मेरा पहली बार नहीं है, चलो यहाँ से, और उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। जून कहता है कि मेरा तो पहली बार है ना। रेंजी उसे समझाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे एक्सपीरियंस है, ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और उसे बताता है कि आपका केस क्लोज हो गया है और गुनहगार को सज़ा मिल चुकी है, और उसे कांग्रेस बोलकर वहाँ से चला जाता है। जून और लिंजी बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी खुशी आपस में बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।